ठीक है चलो। कल हमने बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड इसमें ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया था कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, फ्लूइड मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओनली द फ्लूइड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स है या फ्लो पैरामीटर्स है उसके रिगार्डिंग हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। मोशन के पीछे का रीजन जो कि बेसिकली फोर्स है उसको हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं एनालिसिस में, ठीक है। सिंपली मोशन का एनालिसिस हो रहा है, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात आती है अप्रोच की। अप्रोच हमने कल देखा था लैग्रैंजियन एंड आइलर अप्रोच। लैग्रैंजियन अप्रोच में क्या है, हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को ट्रेस कर रहे होते हैं, है ना, थ्रू आउट इट्स ओन जर्नी। थ्रू आउट इट्स जर्नी हम उसको ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लास है 2:20 तक, कॉलेज क्लासेस है आपकी। अरे तो 20 मिनट मैनेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो अगर पॉसिबल है तो 2 PM से 4 PM हमारे पास सबसे सही टाइम है क्लास के, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास 5 PM से दूसरी क्लास मैकेनिकल की ना। तो इस वजह से 2 PM से 4 PM रख रहे हो उसे। अगर मैनेज हो सकता है तो बता दें, ठीक है। एग्जाम है 23 को, 2 से 4। 2 से 4 ठीक है, 5 से 7, 8 से 10 रख देंगे क्लास। क्या करें फिर, 23 को आपको एग्जाम से। 23 को संडे है। हाँ, तो संडे को तो हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। देखो दो ही स्लॉट्स है अपने पास, ये 2 PM से 4 PM या 8 to 10। ये आपके ऊपर है, क्या जो भी बेस्ट सूट करे। 23 को है क्या? 23 को तो संडे है ना, तो 23 संडे को तो हम वैसे भी हमारा तो ऑफ रहता है। 23rd को तो संडे, उसको तो कोई इश्यू नहीं है उस दिन का, ठीक है। ये 2 PM से 4 PM वाला ही टाइम सही है, आई थिंक, ठीक है। मैनेज कर लेना अगर जिनका भी कॉलेज क्लास है 2 PM से 4 PM वाली क्लास जो बैच है ये ठीक है। वरना तो 8 PM से 10 PM ज्यादा ही हो जाएगा लेट, फिर अगर अगर आप लोग रेडी हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है चलो। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने अप्रोचेस डिसाइड देख लिया था, लैग्रैंजियन एंड आयलर अप्रोच। आयलर अप्रोच में बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एनालिसिस कर रहे होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का, ठीक है। बट इन केस ऑफ लैग्रैंजियन हम ईच एंड एवरी पार्टिकल को ट्रेस कर रहे होते हैं थ्रू आउट इट्स जर्नी, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के रिलेशंस देखे, कन्वेक्टिव एंड लोकल एक्सेलरेशन हमने देखा था, ठीक है, ये सब। उसके बाद हमने बेसिकली स्टडी फ्लो, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब। उसके बाद हमने कुछ लाइंस डिस्कस करी थी,
स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक हो गया था। देन नेक्स्ट इसमें यूं लिखना, अच्छा स्ट्रीमलाइन में जो वाला पार्ट है, स्ट्रीमलाइन में हमने कुछ क्या नोट पॉइंट्स लिखे थे क्या? स्ट्रीमलाइन में हमने क्या डेफिनेशन के बाद कुछ नोट पॉइंट्स लिखे थे? कि जस्ट डेफिनेशन ही लिखी थी? स्ट्रीमलाइन वाला जो टॉपिक था उसमें हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखा था, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट्स लिखे नहीं लिखे? नहीं लिखे ना, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो स्ट्रीमलाइन की हम बात करते थे, एक सबसे पहले तो उसी में ना नोट पॉइंट करके लिखते रहना, दो तीन पॉइंट है जो हमें नोट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने एक चीज बोला था कि लेट सपोज ये आपका कोई स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, एंड स्ट्रीमलाइन का डेफिनेशन किस तरीके से है कि स्ट्रीमलाइन एक ऐसा कर्व है, अगर आप उसके ऊपर कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी वेक्टर को। या फिर आप ऐसे बोलो कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू स्ट्रीमलाइन, है ना, जैसे भी आप बोल सकते हो कि टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन इज अ वेलोसिटी वेक्टर, या फिर वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू स्ट्रीमलाइन, एक ही बात है। तो वेलोसिटी वेक्टर आपका ये कुछ इस तरीके से है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, देखो वेलोसिटी वेक्टर आपका कुछ इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली बात है फ्लो भी इसी के अलोंग होगा। तो इसलिए एक चीज बोला जाता है कि फ्लो इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। फ्लो इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, इट द फ्लो कैन नॉट बी अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन हम कभी नहीं बोल सकते फ्लो, बिकॉज यहाँ पे कोई वेलोसिटी ही नहीं है। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू स्ट्रीम लाइन। तो अब अगर आप अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन की बात करते हो तो यहाँ तो फ्लो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वेलोसिटी हो, बट वेलोसिटी तो नहीं हो कहाँ पे कभी भी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि वेलोसिटी हियर कैन नॉट बी, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी हमेशा जीरो है, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन हमेशा वेलोसिटी जीरो है। अब वेलोसिटी जीरो है तो देयर विल नॉट बी एनी फ्लो। फ्लो तो वही होगा ना जहाँ पे वेलोसिटी होगी, तो फ्लो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू स्ट्रीम लाइन। तो इसलिए एक चीज हम सेंटेंस देखते हैं कि बोला जाता है कि फ्लो इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, बिकॉज अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, ये चीज। तो इसी में एक स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक, इसमें स्टेटमेंट लिख लेना, फ्लो इज ऑलवेज अलोंग, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लेता, फ्लो इज ऑलवेज along the streamline, along the streamline, and there is no flow, and there is no flow across the streamline, across the streamline, क्यों नहीं होगा? because there is no component, because there is no component of velocity, because there is no component of velocity, there is no component of velocity, there is no component of velocity in its perpendicular direction, in its perpendicular direction, ठीक है, ये चीज कि फ्लो इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रीम लाइन एंड देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, तो डेफिनेटली क्या होगा, कभी भी आपको फ्लो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्लो तो उधर ही पॉसिबल है जितना वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड,
इसी में एक और पॉइंट लिखना, फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो, ठीक है। अब अगर हम स्टडी फ्लो की बात करते हैं तो आपको पता है स्टडी फ्लो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इट मींस द वेलोसिटी वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो चुका है। या फिर ऐसे बोलूंगा ना मैं कि अगर स्टडी फ्लो है तो मैं बोल सकता हूँ नो चेंज, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी वेक्टर में कोई, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर स्टडी फ्लो। और अगर ऐसा है इट मींस, इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्लो पैटर्न बन रहा है वो भी आपका फिक्स है बेसिकली फॉर द स्टडी फ्लो। फ्लो पैटर्न है क्या बेसिकली, ये जो स्ट्रीम लाइंस का शेप बन रहा है, देखो स्ट्रीम लाइंस आपका, लेट सपोज ये आपका स्ट्रीम लाइंस का पैटर्न है, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइंस का पैटर्न है। अब फॉर अ स्टडी फ्लो इट विल रिमेन फिक्स्ड, इट विल रिमेन फिक्स्ड। अब ये फिक्स्ड होगा किसके केस में, स्टडी फ्लो के केस में। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इज फिक्स्ड बिकॉज ऑफ द फ्लूइड इज, द फ्लो इज स्टडी, बिकॉज द फ्लो इज स्टडी, ठीक है। तो जब भी हम स्टडी फ्लो की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज फिक्स्ड, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं फाइनली कि देयर इज नो चेंज इन द फ्लूइड फ्लो पैटर्न, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है यहां से हमें पता चल रहा है कि नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप स्टडी फ्लो की बात करते हो, ठीक है। सो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो सो नो चेंज इन द, so no change in the flow pattern, no change in the fluid flow pattern, ठीक है। ठीक, चलो तो हमने यहाँ पे क्या बोला, नो चेंज इन द फ्लूइड फ्लो पैटर्न, तो फ्लूइड फ्लो पैटर्न सेम रहेगा अगर आपका स्टडी फ्लो। अब अनस्टडी फ्लो होगा तो डेफिनेटली फ्लूइड पैटर्न कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, इट विल रिमेन चेंजिंग, मतलब वो हमेशा चेंज होता रहेगा एज द टाइम बीइंग, जैसे जैसे टाइम आगे प्रोसीड करता जाएगा तो फ्लो पैटर्न चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो अनस्टडी का नेचर ही यही है, ठीक है। वहां पे कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जैसे जैसे टाइम आपका आगे आगे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से फ्लो पैटर्न चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। नेक्स्ट इसमें हम लिख लेते हैं फॉर अनस्टडी फ्लो, फॉर अनस्टडी फ्लो फ्लूइड फ्लो पैटर्न, फ्लूइड फ्लो पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। नोट वन नहीं आया, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो आप, अच्छा फर्स्ट नोट पॉइंट की बात कर रहे हो कि ये चीज क्लियर नहीं हुई है। आप नोट फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हो कि इसको ये चीज क्लियर नहीं हुआ आपको फर्स्ट पॉइंट, देखो अरे एक चीज देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है, स्ट्रीम लाइन आपका ये है, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। स्ट्रीम लाइन आपको पता है डेफिनेशन, अब स्ट्रीम लाइन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंट, तो एक चीज बताओ फ्लो किधर होगा, जिधर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही तो फ्लो होगा, ये बात क्लियर है। देखो फ्लो किधर होगा, जिधर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही फ्लो होगा हमेशा,
ऐसा तो नहीं है ना कि आपका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और फ्लो इधर हो रहा हो। ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है कुछ इधर डायरेक्शन में और फ्लो इधर हो रहा हो, तो flow is always along the direction of velocity vector, and direction of velocity vector is always tangent to the streamline। बात समझा? देखो ये बात को समझने की कोशिश करो कि जो फ्लो है इट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या है? टेंजेंट टू स्ट्रीमलाइन। इसलिए हमने बोला कि फ्लो इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रीमलाइन, बिकॉज इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, तो ऑब्वियस सी बात है ना, फ्लो नहीं होगा इधर। मास फ्लो रेट की अगर मैं बात करूं, इधर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, फ्लो होगा ही नहीं कुछ। फ्लो तो उधर ही होगा जिधर आपका वेलोसिटी है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिधर डायरेक्शन है आपका वेलोसिटी वेक्टर का उधर ही फ्लो होना है, और उसके दूसरी साइड मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे फ्लो पॉसिबल? मीनाक्षी एक चीज आपको क्लियर हुआ है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ तो वो सिंपल सी बात है कि जो वेलोसिटी वेक्टर वाला जो पॉइंट है कि जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी वेक्टर, उसी डायरेक्शन में फ्लो। अब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है, तो फ्लो उधर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल रहे थे ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि फ्लूइड फ्लो पैटर्न इज नॉट फिक्स, दैट इज इट इज चेंजिंग। ठीक है, मतलब इट, यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं दैट इज इट चेंजेस विद टाइम, इट चेंजेस विद टाइम। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम फ्लो पैटर्न बना दिए और हम इसको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारा फ्लो पैटर्न बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करेंगे वो स्टडी फ्लो। क्योंकि स्टडी फ्लो के केस में आप बना सकते हो एक पर्टिकुलर पैटर्न। अनस्टडी के केस में क्या होगा, हर इंस्टेंट में पैटर्न चेंज होता रहेगा, हर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, थर्ड हमने, खैर ये तो हमने बोला भी था कि ये वाला पॉइंट कि स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज एट वन पॉइंट देयर शुड बी अ यूनिक वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिक वेलोसिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट का। ऑब्वियस ही बात है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी लिख रहे हो तो दो डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप कट करा रहे हो स्ट्रीमलाइन को, देन डेफिनेटली जिस पॉइंट पे कट होगा तो वहां पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो दो डिफरेंट हो जाएंगे अलग अलग, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन एनी काइंड ऑफ फ्लो। इसके आगे आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन एनी काइंड ऑफ फ्लो, इन काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लो। ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ फ्लो। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट, इसी में आप एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, फोर्थ पॉइंट। देखो अगर स्ट्रीमलाइन कन्वर्ज हो रही है, देखो लेट सपोज आपका स्ट्रीमलाइन कुछ इस तरीके से, आपका स्ट्रीमलाइन का जो पैटर्न है, लेट सपोज ऐसा कुछ पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैटर्न है कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइन का। ठीक है, तो यहाँ इस पैटर्न से हमें क्या पता चल रहा है? इस पैटर्न से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। इस पैटर्न से हमें पता चला है। बट अगर आपका पैटर्न कुछ ऐसा हो, लेट सपोज,
ठीक है, कुछ इस तरीके से तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली वेलोसिटीज इस पर्टिकुलर सेक्शन में, लेट सपोज इस पर्टिकुलर सेक्शन में और इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिफरेंट होंगी। बट इस केस में अगर मैं बात करूं, ये एक सेक्शन है और एक दूसरा ही सेक्शन है, तो दोनों ही सेक्शंस में वेलोसिटीज सेम है, बट यहाँ पे वेलोसिटीज और यहाँ पे वेलोसिटीज डिफरेंट है। और ये जो कन्वर्जिंग बना है सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन बेसिकली क्या बता रहा है, एक्सेलरेटेड फ्लो। कन्वर्जिंग जो पैटर्न बन रहा है ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेटेड फ्लो। ठीक, कन्वर्जिंग फ्लूइड पैटर्न, जो कन्वर्जिंग पैटर्न बन रहा है, फ्लूइड का जो कन्वर्जिंग पैटर्न बन रहा है बेसिकली क्या बता रहा है, एक्सेलरेटेड फ्लो। ठीक है, बट यहाँ पे जो पैरेलल्स है, यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन का पैटर्न बन रहा है ये पैरेलल है, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा ये जो स्ट्रीमलाइन पैटर्न बना है ये इसको हम किसके लिए बोल सकते हैं, कौन सा पैटर्न में ये चीज पॉसिबल होगी। हमने जो केसेस पढ़े थे अभी तक, स्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कौन से केस के लिए एप्लीकेबल होगा स्ट्रीमलाइन पैटर्न, ये स्ट्रीमलाइन पैटर्न कौन से केस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये पैटर्न कौन से केस के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई बताएगा इसमें किस केस के लिए एप्लीकेबल है, दिस वन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी, अनस्टडी, किसके लिए एप्लीकेबल है। इसको ऑब्जर्व करो, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्पेसिंग दोनों के बीच का स्पेसिंग भी फिक्स्ड है, मतलब हर लाइंस के बीच का स्पेसिंग भी फिक्स्ड है। तो कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस पर्टिकुलर फ्लो के लिए पैटर्न बन रहा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग कहने का मतलब ये है, देखो अभी खैर इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। एक चीज बताओ, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर जब वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो आपने क्या बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए ना, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है ये पता कैसे चलेगा हमें, पहली बात वेलोसिटी जब आप कांस्टेंट बोल रहे हो तो आपको दो चीजें चेक करनी है, मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, ये बात सही। यूनिफॉर्म फ्लो बोलने का मतलब यही कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। अब इस केस में देखो तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न में आपको पता है कि डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, इस पैटर्न में डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एंड ऑल्सो द स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीमलाइंस इज नॉट चेंजिंग, इट मींस मैग्नीट्यूड भी सेम ही चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आपको चेक करना है, बोथ द एस्पेक्ट्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। डायरेक्शन का कैसे पता चल रहा है, डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, सारी स्ट्रीमलाइंस आपकी स्ट्रेट है, कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके का कर्वेचर, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्शन इज फिक्स्ड। सेकंड, द स्पेसिंग बिटवीन द स्ट्रीमलाइंस इज आल्सो फिक्स्ड, तो इस वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो कंप्लीटली मैं बोल पाऊंगा कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, किसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, याद रखना, ये जो पैटर्न बना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो को, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ये चीज याद रखना, यूनिफॉर्म फ्लो का रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रीमलाइंस किसका रिप्रेजेंटेशन है, यूनिफॉर्म फ्लो का। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। ठीक है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, यूनिफॉर्म फ्लो का। यूनिफॉर्म फ्लो का, ठीक है, ये चीज। अब देखो ये चीज हमें क्लियर होगी। अब अच्छा इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में क्या है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, इस केस में तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब कन्वेक्ट आपका क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है भाई,
अब ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग ना, तो ये यूनिफॉर्म फ्लो नहीं रहा है आपका, ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो है, क्योंकि वेलोसिटी एंड डायरेक्शन बोथ आर changing, both are fixed, sorry, velocity and directions, magnitude and direction of the velocity both are fixed. अब इसी का एक दूसरा केस हम ले, लेट सपोज ऐसा कुछ, ठीक है, ये कुछ एक कर्वेचर है, ठीक है, कर्वेचर इस तरीके से है कि दोनों के बीच का स्पेसिंग क्या है, फिक्स है, ऐसा कोई कर्वेचर है कि दोनों के बीच का स्पेसिंग क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, ये चीज याद रखना, दोनों के हर स्ट्रीमलाइन के बीच का जो स्पेसिंग है वो फिक्स है, मतलब यहाँ का स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, ये सब फिक्स्ड है, ठीक है, बिल्कुल एकदम इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाना, सर्कुलर आर्क्स बनाना, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग फिक्स्ड है, इसका मतलब वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट क्या डायरेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट हो पाएगी कभी, क्या यहाँ पे कभी डायरेक्शन कांस्टेंट हो पाएगी, बताओ, ये जो कर्वेचर बना है, कर्वेचर की वजह से कभी डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इट मींस यहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म फ्लो होगा ही नहीं कभी, ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो में हमेशा देखो हम क्या माइंड में रखते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, हमें दिमाग में रहता है कि आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी चेक करना होता है, ठीक है, ये चीज, तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा हर पॉइंट पे, इस पे इधर है, इधर है, इधर कुछ इस पे इधर, तो हर पॉइंट में डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट है तो मतलब वेलोसिटी डिफरेंट, वेलोसिटी डिफरेंट मतलब यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है अब आपका, ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलो, तो आई थिंक ये चीज क्लियर है, ये आपका कन्वर्जिंग जो पैटर्न दिख रहा है फ्लूइड फ्लो का, तो ये आपका एक्सेलरेटेड फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कन्वर्जिंग जो दिख रहा है ये आपका एक्सेलरेटेड फ्लो दिखा रहा है, ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट एक ये भी लिख लेना, फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है, स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है, स्ट्रीम ट्यूब बेसिकली क्या है, देखो स्ट्रीम ट्यूब की हम बात करते हैं, देखो स्ट्रीम ट्यूब हम कुछ एक ट्यूब हमने बेसिकली यहाँ पे इमेजिन करके चल रहे हैं, जो किससे बनी है, नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन से, एक ट्यूब ऐसा है जो एक नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन से मिलके बना है, ठीक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस हम इस चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन बना है आपका, ये ट्यूब है जो बनी है, किससे बनी है, नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन से, इट इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रीम ट्यूब होता है, ठीक है, तो जस्ट आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए स्ट्रीम ट्यूब किसको बोलते हैं, ठीक है, जस्ट ये क्या है, फ्लो विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, देखो जितने भी कंसेप्ट है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, ये सब आपका फ्लो विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उसी का एक और पार्ट है स्ट्रीम ट्यूब भी, ठीक है, तो इसमें एक डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन लिख लेना, इट इज अ ट्यूब, इट इज अ ट्यूब formed by, it is a tube, इट इज अ ट्यूब इमेजिन्ड, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जस्ट हमारा इमेजिनेशन है, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन ओनली, तो इट इज अ ट्यूब इमेजिन्ड लिख लेते हैं, टू बी फॉर्म्ड, टू बी फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइंस, बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइंस, by the group of streamlines, ठीक है, it is a tube imagined to be formed by a group of streamlines, ठीक है, ठीक है, एंड इसी में आगे लिख लेना पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू
passing through a small closed curve, passing through small closed curve। ठीक है, स्मॉल क्लोज कर्व बोलने का मतलब ये चीज, ये जो आपने, ये जो कर्व, ये स्मॉल क्लोज कर्व से पास हो रही है, सारी की सारी स्ट्रीमलाइन इस पर्टिकुलर क्लोज कर्व से पास हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपका स्ट्रीमलाइन बेसिकली फॉर्मेशन है। तो इट इज अ ट्यूब, इमेजिनरी, ये कंसेप्ट भी टोटली इमेजिनरी है, जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस। ठीक है, कि एक हमने ट्यूब फॉर्मेशन अज्यूम कर रखा है, वो किससे बना है, बेसिकली स्ट्रीमलाइन से बना है। तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइन, सिंपल। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पासिंग थ्रू अ स्मॉल क्लोज कर्व, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये चीज जो है ना, पासिंग थ्रू अ स्मॉल क्लोज कर्व, ये चीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कौन से क्लोज कर्व से पास होते हुए जा रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्कुलर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सर्कुलर हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चाहो तो इसमें आप आगे ये भी लिख सकते हो, विच मे और मे नॉट बी सर्कुलर, विच मे और मे नॉट बी, विच मे और मे नॉट बी सर्कुलर। ठीक है, ये चीज, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया स्ट्रीम ट्यूब वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने ऑलरेडी स्टडी, नॉन स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म देख लिया था। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं एक और टाइप्स ऑफ फ्लो में, इसमें दो तीन और कैटेगरीज है, वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक, टाइप्स ऑफ फ्लो में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो में इसमें नेक्स्ट एक हेडिंग लिखना, फर्स्ट 1D 2D 3D फ्लो। ठीक है, ये 1D 2D 3D फ्लो। अब ये बेसिकली क्या है? ठीक है, वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो, ये जस्ट नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसा फ्लो जहां पे वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में, एक पर्टिकुलर आपका एक्सिस में वो चेंज हो रहा होगा, मतलब डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना 1D फ्लो में। ठीक, 1D फ्लो बोलने का मतलब क्या है कि फ्लो पैरामीटर्स। ठीक है, फ्लो पैरामीटर्स बोलने का मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, जितने भी फ्लो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, फ्लो पैरामीटर्स, फ्लो पैरामीटर्स आर फंक्शन ऑफ टाइम एंड टाइम एंड वन वन स्पेस कोऑर्डिनेट, वन स्पेस कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिमिलर वे में देखो 2D फ्लो में क्या होगा कि फ्लो पैरामीटर्स आर फंक्शन ऑफ टाइम एंड टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड सिमिलर वे में 3D फ्लो। ठीक है, ये डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, समझ में आ रही है। बट एक चीज अगर आपसे मैं पूछूं, कभी इसमें से कौन सा फ्लो पॉसिबल नहीं है, मतलब इन रियलिटी वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। 3 स्पेस कोऑर्डिनेट, 1D, यस गौरव, बिल्कुल करेक्ट। मतलब 1D फ्लो कभी इन प्रैक्टिकल कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपका ये कोई पाइप फ्लो है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पाइप हम, ठीक है, ये आपका लेट सपोज पाइप फ्लो है। अब इस पाइप फ्लो को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पाइप फ्लो में
ठीक है, लेट्स सपोज ये इसकी सेंटर लाइन है। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लो पैटर्न आप देखोगे, इसको आगे हम वैसे लैमिनार फ्लो विस्कस फ्लो में पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये चीज आपको क्लियर होगी। ये कुछ पैटर्न इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये कुछ पैटर्न इस तरीके से बनता है हमारे पास, वेलोसिटी का जो वेरिएशन है, ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये फ्लो पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, वेलोसिटी वेरिएशन इस कुछ इस तरीके से। अगर आप 1D की बात कर रहे हो ना, लेट सपोज ये तो 2D हो जाएगा, दिस इज 2D। बिकॉज 2D क्यों बोल रहे हैं, देखो इसको हमने 2D क्यों बोला, बिकॉज एक तो आपका ये लेट सपोज आप इसको ऐसा बोल सकते हो, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन, लेट सपोज। तो एक्स डायरेक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा और एक जेड डायरेक्शन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसी में 1D बनाऊं तो 1D कैसे बनेगा, देखो 1D आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये जो आपका बना है ना, ये जो है बेसिकली ये आपका 1D है। क्यों आपको 1D दिख रहा है, बिकॉज देखो अलोंग द एक्स डायरेक्शन एक वेरिएशन हो सकता है, बट अलोंग द जेड डायरेक्शन आपको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अलोंग एक्स एक वेरिएशन पॉसिबिलिटी है, बट अलोंग द जेड डायरेक्शन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। बट ये कभी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये 1D, देखो आपको शायद याद होगा हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ द विस्कस नेचर एंड बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेफिनेटली कभी यहाँ पे क्या सॉलिड बाउंड्री में वेलोसिटी आपको दिखाई देगा क्या। लेट्स सपोज ये आपका पाइप है, ठीक है, ये आपका पाइप फिक्स है, ठीक है, कभी आपको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नजर आएगा क्या, कभी सॉलिड बाउंड्री में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी आपको नजर नहीं आएगा। और ये बात कंफर्म है कि भाई जो वेलोसिटी का वेरिएशन देख रहे हो आप अलोंग द मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा। तो उस वेरिएशन को जो होता है, देखो वो वेरिएशन जनरली विस्कस फ्लो में हम आगे देखेंगे कि उसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि पैराबोलिक नेचर होता है विस्कस फ्लो के केस में। बट अगर आप बोल रहे हो कि कोई वेलोसिटी का वेरिएशन ही नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन जनरल हमेशा इन रियलिटी विस्कोसिटी तो होगा फ्लूइड का, और अगर फ्लूइड का विस्कोसिटी है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेलोसिटी का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ये चीज हमने डिस्कस भी करी थी जब स्टार्टिंग में विस्कोसिटी डिस्कस किया था, नो स्लिप कंडीशन। इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी का वेरिएशन रहता है, ठीक है। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी का वेरिएशन है ही नहीं, ठीक है, वेलोसिटी का वेरिएशन होगा हमेशा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द विस्कस नेचर और द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो 1D बेसिकली फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम कई बार अजम्पशन ले लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हम 1D डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि 1D कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी टू डायमेंशनल फ्लो आपको पता ही है कि एक अलोंग एक्स वेरिएशन हो रहा है और एक अलोंग जेड वेरिएशन। बाकी इन जनरल हमेशा याद रखना है, फ्लो इज ऑलवेज 3D, ठीक है। इन जनरल फ्लो इज ऑलवेज 3D, ठीक है, ऑलवेज 3D। एंड इस 3 डायमेंशनल फ्लो का एनालिसिस जनरली अगर आप सिंपली जस्ट हम ऐसे करें, मतलब फिजिकली इसको एनालिसिस करें तो बहुत डिफिकल्ट होता है। जनरली हम इसको कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स जनरली CFD सॉफ्टवेयर पे बेसिकली हम इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल को सॉल्व करना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। वो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम को हम फिजिकली अगर हम खुद से सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो इसलिए जनरली हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं टू एनालाइज 3D फ्लो, ठीक है। बट हम जितना भी एनालिसिस करेंगे हम अपने जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस में, वो 2D फ्लो ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिंपली 1D 2D 3D फ्लो होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 1D नेवर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द विस्कस नेचर, वेलोसिटी का वेरिएशन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अलोंग द हॉरिजॉन्टल आप कांस्टेंट बोल सकते हो, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेरिएशन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द विस्कस नेचर ऑफ फ्लूइड, ये सिंपली विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट लिख लेना कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लेना कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब क्या है? देखो, कंप्रेसिबल बोलने का मतलब है कि डेंसिटी का वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको। कंप्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब क्या है? वेरिएशन इन द डेंसिटी। हमें बोल सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी वेरीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं डायरेक्ट, डेंसिटी वेरीज इन द फ्लो फील्ड। वेरीज इन द फ्लो फील्ड, जो भी आपका फ्लो फील्ड है वहां पे डेंसिटी का वेरिएशन है इन द फ्लो फील्ड। ठीक है, ये चीज तो डेंसिटी का वेरिएशन है। ठीक है, अब देखो, जनरली हम लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल के लिए ना एक पैरामीटर हम जनरली यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर बेसिकली वेलोसिटी, वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जो भी आपका फ्लो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लो। ठीक है, ये चीज तो मैक नंबर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये चीज याद रखना, मैक नंबर वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सोनिक वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं। सोनिक वेलोसिटी, सोनिक वेलोसिटी इन इन फ्लूइड फ्लो, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला अंडर रूट के बाय रो। के इज व्हाट? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कि आपको पता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, डीपी बाय, आपको एक चीज पता है कि दिस इज के इज व्हाट, कि हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं डीपी बाय डी रो बाय रो। ये हमारे पास के का फॉर्मूला, इसको अगर मैं यहाँ रखूं तो सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? डीपी बाय डी रो, एंड रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, बाकी कंप्रेसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबल फ्लो वाले पार्ट में, वो बेसिकली सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस में, जो रिसेंटली अभी सिलेबस में ऐड हुआ। ठीक है, सिविल में नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी ऐसा हमें डिस्कस नहीं करना है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, ये चीज याद रखना। हमें सिर्फ जितना भी हम डिस्कशन करेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो का डिस्कशन करेंगे। कंप्रेसिबल फ्लो हम अलग से डिस्कस करेंगे सिर्फ मैकेनिकल के लिए, क्योंकि वो इसी साल आपका बेसिकली ऐड हुआ है सिलेबस में। ठीक है, तो सिर्फ जितना भी हमारा एनालिसिस लेगा सबका सब इनकम्प्रेसिबल फ्लो में ही रहेगा। ठीक है, बट ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो सोनिक वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड फ्लो, हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये पूछा हुआ एक दो जगह आपका पीएसयूज में एक चीज पूछी हुई है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसी में ना आगे एक नोट पॉइंट लिख लेना। ठीक है, इसी में एक पॉइंट लिख लेना, इसमें एक पॉइंट लिखना आगे। इफ मैक नंबर इज लेस देन, if Mach number is less than 0.3, then compressibility effects are negligible. Then compressibility effects are negligible.
इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है, दैट इज मतलब आपका फ्लूइड फ्लो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल है, इन दैट इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 है देन द कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स नेग्लिजिबल, मतलब कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट जितने भी है वो नेग्लिजिबल है, तो इट मींस वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल हो गया। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, तो ये भी एक बार पूछा हुआ पॉइंट है, तो ये चीज याद रखना। बाकी लेस देन 0.3 कैसे आए वो हम कंप्रेसिबल फ्लो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी कंप्रेसिबल फ्लो बोलने का मतलब है कि डेंसिटी का वेरिएशन होगा इन द फ्लो फील्ड। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी कब हम कंसीडर करें कि भाई कंप्रेसिबल फ्लो है कि नहीं, उसके लिए हमने एक पॉइंट डिफाइन करा है कि अगर मैक नंबर लेस देन 0.3 होगा तो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स नेग्लिजिबल है, और कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स नेग्लिजिबल बोलने का मतलब इनकंप्रेसिबल। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट लिखो रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसी में हमने इनकंप्रेसिबल फ्लो भी लिख लेते हैं, ये चीज नहीं लिखता मैं। इनकंप्रेसिबल फ्लो इसी के अंडर था। इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या होगा, सिंपली कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट इन फ्लो फील्ड। डेंसिटी इज कांस्टेंट इन फ्लूइड, इन फ्लो फील्ड। ठीक है, सिंपल कि आपका जो डेंसिटी है वो बेसिकली कांस्टेंट है, तो इनकंप्रेसिबल फ्लो हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखना है इसके बाद। ठीक है, सेकंड देन थर्ड लिखना है इसमें, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम रोटेशनल फ्लो देखते हैं। देखो, अगेन सिंपल सी ये है कि रोटेशनल फ्लो नाम से क्लियर है कि रोटेशन की बात हो रही है। देखो, रोटेशनल फ्लो बोलने का मतलब क्या है, रोटेशनल फ्लो बोलने का मतलब है इफ अ फ्लूइड पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन, मतलब अगर फ्लूइड पार्टिकल कभी मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स मास सेंटर। ठीक है, मतलब फ्लूइड, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल while moving, फ्लूइड पार्टिकल while moving rotates about its mass center। ठीक है, ये हो गया आपका रोटेशनल फ्लो। ठीक है, करेक्ट। देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन को हमें थोड़ा डिटेल में समझना है। ठीक है, क्यों, देखो क्या है, फ्लूइड पार्टिकल डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि फ्लूइड पार्टिकल बेसिकली क्या कर रहा है, जब मूव कर रहा है तो रोटेट भी कर रहा है अबाउट इट्स मास सेंटर। कहने का मतलब क्या हुआ, कैसे हम बोल रहे हैं, देखो लेट सपोज ये कोई स्ट्रीम लाइन है आपकी, लेट सपोज ऐसा कुछ, यहाँ पे आपका कोई फ्लूइड पार्टिकल है। ठीक है, लेट सपोज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका कोई फ्लूइड पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका रोटेशन हुआ तो जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको ऐसे बना रहे हैं, देखो। ठीक है, मतलब अभी फ्लूइड पार्टिकल आपका कुछ ऐसा है, एंड आफ्टर मूविंग ये कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ थोड़ा डिस्टेंस मूव करने के बाद ये ऐसा हो गया, एंड थोड़ा सा और आगे मूव करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया।
ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो फ्लूइड पार्टिकल है पहले इस तरीके से था, फिर थोड़ा और आगे डिस्टेंस मूव करा तो ये ऐसे रोटेट कर गया, ठीक है, फिर ये आगे ऐसे रोटेट करके, तो ये रोटेशनल फ्लो है जस्ट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से मैं समझने वाली बात ये देखो, ये यहां तक क्लियर है। अब अगर इसका उल्टा इरोटेशनल फ्लो में क्या होगा, इरोटेशनल फ्लो में क्या होगा कि फ्लूइड पार्टिकल मूव करेगा बट रोटेट नहीं करेगा अपने अपने मास सेंटर के अबाउट। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना, जब रोटेशन हो रहा है तो डेफिनेटली क्या चीज इन्वॉल्व होने वाली, कोई चीज अगर रोटेशन में है तो क्या चीज इन्वॉल्व होगा, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो क्या चीज उसके साथ इन्वॉल्व होगी, रोटेशन। अगर आपसे कोई बोला जा रहा है कि फ्लूइड पार्टिकल रोटेशन में, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो वहां से कि क्या उस पर लग रहा होगा, क्या एक्ट कर रहा होगा उसके ऊपर। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल करेक्ट, बट एंगुलर वेलोसिटी और आया कहां से उस पर, उसका रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा। यस, टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क, यस यस बिल्कुल करेक्ट। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं नहीं नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कहां से आ गया, अरे सिंपली रोटेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे कर्वेचर में बनाया, देखो सुनो एक चीज, यहाँ मैंने इसे कर्वेचर में बनाया, जरूरी नहीं है कर्वेचर में हो, स्ट्रेट लाइन में भी तो हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्वेचर ऐसा नहीं कि कर्वेचर है इस वजह से बोल रहा हूँ, फ्लूइड का किसी कर्व पाथ में मूव करना अलग चीज है, एंड उसका अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करना दोनों अलग चीज है। देखो एक चीज याद रखो, कोई फ्लूइड रोटेशन कर रहा है, फ्लूइड पार्टिकल एज अ रोटेशन कर रहा है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, बट अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करना अलग चीज है। लेट सपोज ये कोई एक फ्लूइड पार्टिकल है, ये जस्ट रोटेशन कर रहा है किसी आर्क या किसी सर्कुलर पाथ के अबाउट रोटेशन कर रहा है, दिस इज डिफरेंट थिंग, एंड अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेशन करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, दोनों चीज में डिफरेंस है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना और अपने ही मास सेंटर के अबाउट रोटेट करना, दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमने बोला कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, लेट सपोज, ठीक है, तो ये जो भी फ्लूइड पार्टिकल है आपका, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है बेसिकली, रोटेशन, रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। रोटेशनल फ्लो कब बोल रहे हैं हम, जब क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा होगा फ्लूइड पार्टिकल अबाउट अबाउट इट्स मास सेंटर, अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेशन। अब ये चीज पॉसिबल कब है, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो टॉर्क इन्वॉल्व होगा, टॉर्क इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेंजेंशियल फोर्स इन्वॉल्व होगा, है ना। देखो कुछ ना कुछ टॉर्क इन्वॉल्व होगा, टॉर्क इन्वॉल्व बोलने का मतलब है कुछ ना कुछ टेंजेंशियल फोर्स इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ टेंजेंशियल फोर्स इन्वॉल्व होने वाला है। अरे कोई टेंजेंशियल फोर्स लगेगा इस पे, तभी तो इसका रोटेशन होगा ना। ये चीज समझ में आ रही है। याद होगा आपको जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, फ्लूइड लेयर, एक ड्रैग ऊपर लग रहा है, एक पीछे की तरफ लग रहा है, तो फ्लूइड पार्टिकल,
लेयर में क्या नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है, एक फ्लूइड पार्टिकल का एनालिसिस करो तो कुछ इधर की तरफ शेयर फोर्स लग रहा होगा, एक इधर की तरफ। देखो ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा, लेट सपोज कोई एक फ्लूइड लेयर है, या ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसको आगे लेकर जाना चाह रहा है, बट नीचे वाली फ्लूइड लेयर इसको पीछे की तरफ लेकर जा रही है। और इस फ्लूइड लेयर में क्या नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है। तो आप एक फ्लूइड पार्टिकल को उठा के देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर, ये चीज समझ में आई मैंने जो बोला, ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली जा रहे हैं, पार्टिकल्स का एनालिसिस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो टेंजेंशियल शेयर फोर्स इन्वॉल्व है। अब टेंजेंशियल फोर्स बोलो या शेयर फोर्स बोलो, ये चीज इन्वॉल्व है। इट मींस आपको पता होगा बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, एंड इट इज व्हाट, mu du by dy from Newton's law of viscosity multiplied by area। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेसिकली ये शेयर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये विस्कोसिटी, ये जो विस्कस नेचर है। बिकॉज अगर विस्कस नेचर नहीं होता तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता तो टॉर्क नहीं होता, टॉर्क नहीं होता तो रोटेशन नहीं होता। ये बात समझ में आई। देखो ये थोड़ा इस चीजों को लिंक करना आना चाहिए। देखो रोटेशन इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ द टॉर्क, टॉर्क इज बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स या शेयर फोर्स। टेंजेंशियल शेयर फोर्स आया कहां से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं विस्कोसिटी या विस्कस नेचर इन्वॉल्व है किसमें, रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल में। ये लिंक समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, है ना। तो ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डिपेंड्स ऑन व्हाट, है ना। तो इस चीज में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, शेयर फोर्स है, डिपेंड किस पे कर रहा है, विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक बात डायरेक्टली बोल सकता हूँ, जहां पे विस्कस फोर्सेस डोमिनेंट होंगे वहां पे रोटेशनल फ्लो हमें देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ कि रोटेशनल फ्लो अकर्स, रोटेशनल फ्लो अकर्स where viscous forces are dominant, are dominant। करेक्ट। ठीक है, जहां पे विस्कस फोर्सेस डोमिनेंट होंगे तो वहां आपको रोटेशनल फ्लो देखने को मिलेगा। और लेट सपोज कहीं पे आपका विस्कस फोर्सेस नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल विस्कस फोर्सेस है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको। अगर विस्कस फोर्सेस नेग्लिजिबल है तो रोटेशनल आपका फ्लो देखने को मिलेगा नहीं, मतलब इररोटेशनल फ्लो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में हम एक पॉइंट लिख लेते हैं आगे, इररोटेशनल फ्लो क्या है यहाँ पे, सिंपल इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, इररोटेशनल फ्लो में क्या लिखेंगे हम, फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट रोटेट अबाउट अबाउट देयर मास सेंटर। डू नॉट रोटेट अबाउट इट्स मास सेंटर। ठीक है, मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करे। अच्छा, जो रोटेशनल फ्लो है इसका रीजन ये नहीं होगा कि हमेशा विस्कस फोर्सेस है तभी रोटेशनल फ्लो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम अर्लियर मोशन ये रोटेशन कर रहा हो।
बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रोटेशन, वो हमने कुछ एक्सटर्नल रोटेशन प्रोवाइड किया है फ्लूइड को, तो वो रोटेशन कर सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा विस्कस फोर्सेस ही रेस्पॉन्सिबल है रोटेशनल फ्लो के लिए, ऐसा नहीं। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे हम एक्सटर्नली उसको रोटेशन प्रोवाइड किया। फोर्स वॉर्टेक्स मोशन आपने सुना होगा ये चीज, ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फोर्स वॉर्टेक्स मोशन जहां पे हमने रोटेशनल टॉर्क बेसिकली प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड किया, तो वहां तो रोटेशन पॉसिबल है। तो ये चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हमेशा विस्कस फोर्सेस हो तभी आप बोलोगे कि रोटेशन है। ठीक है, सम एक्सटर्नल टॉर्क हो सकता है कि कोई आपने एक्सटर्नल टॉर्क दिया जिसकी वजह से वो रोटेशन हो रहा हो। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो इरोटेशनल फ्लो क्या हो गया? फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे ना एक पॉइंट लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, इसी में ना रोटेशनल फ्लो में एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक लिख लेना, फ्लूइड में बी, फ्लूइड फ्लूइड में ऑल्सो बी, फ्लूइड में ऑल्सो बी इन rotation, may also be in rotation, in rotational motion, in the absence of, in the absence of viscosity, in the absence of viscosity, in the absence of viscosity, in a flow field, in a flow field due to, in a flow field due to some rotational, due to some rotational, due to some rotational motion given to it। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि विदाउट विस्कस फोर्सेस, विदाउट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड रोटेशनल फ्लो पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप कुछ एक एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल रोटेशन आपने प्रोवाइड करा रखा फ्लूइड पार्टिकल्स को, डेफिनेटली वो रोटेट करेगा, डेफिनेटली वो तब रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, आपने एक एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड किया है जिससे वो रोटेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है, बट इन जनरल हमेशा याद रखना, जहां भी विस्कस फोर्सेस डोमिनेंट करें होंगे, डोमिनेंट होंगे, ठीक है, वो वहां पे आपको रोटेशनल फ्लो देखने को मिलेगा। जहां पे विस्कस नेचर ऑफ फ्लूइड ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, विस्कस नेचर ऑफ फ्लूइड ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, तो वहां पे डेफिनेटली रोटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? देखो, स्टार्टिंग में हमने जो फर्स्ट जब विस्कोसिटी डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा हमने एक प्लेट का डिस्कशन किया था कि एक प्लेट होती है कुछ इस तरीके से, है ना। लेट सपोज कोई एक प्लेट है, हमने ऐसे एक एनालिसिस किया था, तो हमने देखा था कि प्लेट में कुछ इस तरीके का बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है कुछ, ये चीज याद होगी आपको, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये चीज भी हमने बोली थी कि कुछ वेलोसिटी का वेरिएशन इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एंड उसके बाद ये एज इट इज कोई वेरिएशन नहीं रह जाता। ठीक है, तो याद होगा आपको कि यहाँ पे जो फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका फ्री स्ट्रीम फ्लो चल रहा है, यहाँ पे वो कांटेक्ट में आया प्लेट के साथ। ठीक, तो ये है आपका वेलोसिटी का वेरिएशन है जो आपको बाउंड्री लेयर में देखने को मिल रहा है। बट ये वेलोसिटी का वेरिएशन खत्म हो जाता है जैसे ही आप बाउंड्री लेयर से बाहर जाते हो। जैसे ही आप बाउंड्री लेयर से बाहर आते हो तो आपको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा।
है, करेक्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होगा कि हमने एक चीज डिस्कस करी, विद इन द बाउंड्री लेयर विस्कस फोर्सेस डोमिनेट, विस्कस फोर्सेस यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बाउंड्री लेयर है, ठीक है, ये क्या है, विस्कस, विस्कस नेचर, विस्कस फ्लो, इसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे विस्कस फ्लो है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो। तो विस्कस फ्लो है तो कभी भी शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा। शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी ए रोटेशन है। यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड पार्टिकल्स का रोटेशन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा फ्लूइड पार्टिकल्स का रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है आपके इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, ठीक है, ये आपका क्या कर रहे हैं, बेसिकली रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रोटेशनल फ्लो कर रहा होगा बाउंड्री लेयर में, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द विस्कस नेचर ऑफ फ्लूइड, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, नेचर कैसे, फ्लूइड का जो नेचर है वो हमेशा विस्कस है, तो नेचर विस्कस है तो डेफिनेटली रोटेशनल फ्लो होगा ही होगा। बट ये मतलब नहीं है कि रोटेशनल फ्लो है तो हमेशा विस्कस नेचर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे कहाँ पे, बाउंड्री लेयर के बाहर। ठीक है, बाउंड्री लेयर के बाहर जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे आपको वो रोटेशनल इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज, ठीक है, चलो। तो ये चीज समझ में आ गई, नॉन विस्कस फ्लो है। नॉन विस्कस फ्लो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इज जीरो। हाँ, शेयर स्ट्रेस इज जीरो, एट शेयर स्ट्रेस जीरो है तो डेफिनेटली शेयर फोर्स इज जीरो। शेयर फोर्स इज जीरो तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो तो कोई रोटेशन नहीं है फ्लूइड पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे विद इन द विस्कस फ्लो रोटेशनल होगा आपका मोशन, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इररोटेशनल, इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो ये लिंक हमेशा याद रखना, ये वाला पार्ट। ठीक है, कि रोटेशन है, रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस टॉर्क। फिर टॉर्क, देन टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, विस्कोसिटी। फिर देन हमने फाइनली ये पॉइंट बोला था कि रोटेशनल फ्लो occurs where the viscous force is dominant, where the viscous force is dominant या dominate। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। तो ये एग्जांपल भी यहाँ पे अच्छे से दिमाग में रखना कि ये रोटेशनल इरोटेशनल का एग्जांपल। ठीक है, आगे वैसे हम जब बाउंड्री लेयर पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि विस्कस फ्लो है अंदर आपका बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री लेयर विस्कस फ्लो है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर नॉन विस्कस फ्लो है। नॉन विस्कस फ्लो का मतलब ये नहीं कि विस्कोसिटी जीरो हो गया। देखो, दो डिफरेंट चीजें हैं। एक चीज याद रखो, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो शेयर स्ट्रेस जीरो आपका जो है, जीरो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो विस्कोसिटी जीरो हो या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो। क्लियर, दो कंडीशंस की वजह से ये जीरो हो सकता है ना। ठीक है, तो नॉन विस्कस फ्लो बोलने का मतलब ये नहीं है कि विस्कोसिटी इज जीरो। ठीक है, ये चीज याद रखना। नॉन विस्कस बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां पे विस्कस नेचर फ्लूइड का जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, विस्कोसिटी कैन बी देयर,
विस्कोसिटी तो होगा, ऐसा थोड़ा ना कि विद इन द बाउंड्री लेयर विस्कोसिटी है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर विस्कोसिटी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस जीरो हो रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन की वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है वहां पे। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें कहाँ देखने को मिलता है मोस्टली? सिर्फ विद इनसाइड द बाउंड्री लेयर, इनसाइड द बाउंड्री लेयर। ठीक है, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद लिखना लैमिनार फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखो लैमिनार फ्लो। ठीक है, लेमिनार फ्लो सिंपली आपको पता है, देखो वैसे आगे हम इसको विस्कस फ्लो वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा मोशन हो रहा है जहां पे वेल डिफाइंड पाथ्स है। वेल डिफाइंड पाथ कहने का मतलब है कि जो मोशन है वो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन में हो रहा है। ठीक है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्मूथली स्लाइड करते हुए मूव कर रहा है। ठीक है, वेल डिफाइंड पाथ आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होने वाला है इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। बट अगर उल्टा हम कंपैरिजन करें टर्बुलेंट के साथ, टर्बुलेंट में क्या है? रैंडम मोशन है, टोटली डिसऑर्डर्ड मैनर में मोशन हो रहा होता है। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट नहीं कर सकते कि मोशन इस पर्टिकुलर पैटर्न में हो रहा, रैंडमली मोशन हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट जिगजैग मैनर में। एंड बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विद इन डिफरेंट लेयर। हर फ्लूइड पार्टिकल मिक्स कर रहा होगा डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स के साथ, बट ऐसा मिक्सिंग लैमिनार में नहीं है। फ्लूइड लेयर में बेसिकली लेयर बाय लेयर मोशन चल रहा है इन लैमिनार। लेमिनार फ्लो में क्या होगा? लेयर बाय लेयर मोशन चल रहा है, बट इन टर्बुलेंट देयर विल बी अ फ्लक्चुएशंस। तो फ्लूइड पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर मूव कर रहे होते हैं, तो मिक्सिंग चलता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मिक्सिंग देयर विल बी अ फ्लक्चुएशंस इन द प्रेशर, इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। तो जितने भी फ्लो पैरामीटर्स होते हैं इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। ठीक है, इसलिए अनस्टडी फ्लो को डिस्कस करना, उसका एनालिसिस करना भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, या टर्बुलेंट बेसिकली मैं बात करूं तो वहां पे आपका एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, डिफिकल्ट। वो टोटली प्रैक्टिकल होगा, वहां पे एक सिंगल थ्योरी से आपका काम नहीं चलेगा। लेमिनार फ्लो में तो क्या एक सिंगल थ्योरी है, वो हर जगह एप्लीकेबल है, बट टर्बुलेंट में टोटली डिपेंडेंट ऑन द फ्लो सिचुएशन। एक सिंगल थ्योरी कभी भी वैलिड नहीं हुए। आप देखोगे जब हम टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, नंबर ऑफ थ्योरीज गिवन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है, तो एक थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता टर्बुलेंट में। ठीक है, क्योंकि वहां नेचर ही फ्लूइड का जो मोशन हो रहा है, नेचर ऑफ द फ्लूइड मोशन, वो टोटली रैंडम है। ठीक है, तो कभी भी एक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो सकता हर फ्लो के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में लैमिनार फ्लो में एक जस्ट एक डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, लैमिनार फ्लो में डेफिनेशन लिखना कि लैमिनार फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैमिनार फ्लो is characterized by is characterized by a smooth flow, smooth flow smooth flow of one layer one layer of fluid over the adjacent layer, over the adjacent layer, over the adjacent layer। ठीक है, laminar flow is characterized by a smooth flow of one layer of fluid over the adjacent layer। ठीक है, इसी में आगे लिख लेना फ्लूइड पार्टिकल्स मूव, सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें, फ्लूइड particles fluid particles move in well defined path, move in well defined path, well defined path।
वेल डिफाइंड पाथ में बेसिकली आपके फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। वेल डिफाइंड पाथ बोलने का मतलब बिकॉज ऑफ द लेयर फॉर्मेशन, लेयर बाय लेयर मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड फ्लो हो रहा है, डिसऑर्डर्ड फ्लो नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर्ड मैनर में फ्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये लैमिनार फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसी को लैमिनार फ्लो को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो या विस्कस फ्लो। ठीक है, इसी में आगे लिख लेना, लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो नोन एज विस्कस फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, विस्कस फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, अगर एग्जांपल की अगर आप बात करो तो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखो पाइप में अगर काफी लो वेलोसिटी है मूव, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद अ लो वेलोसिटी, तो वो भी एक आपका लैमिनार फ्लो का एग्जांपल है। या फिर कहीं भी फ्लूइड का मोशन है और फ्लूइड का विस्कोसिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप, या पाइप फ्लो, फ्लूइड flowing in a pipe, flowing in a pipe with a low velocity, in a pipe with low velocity, with low velocity। ठीक है, या फिर फ्लूइड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं फ्लूइड फ्लो विद हाई, फ्लूइड हैविंग हाई विस्कोसिटी, फ्लूइड हैविंग हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लूइड हैविंग हाई विस्कोसिटी, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो लैमिनार फ्लो में ही मूव कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखना टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में लिखो डायरेक्ट डेफिनेशन, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन एन entirely disorder manner, entirely disorder manner, entirely disorder manner, entirely disorder manner, that results in, that results in, that results in the rapid and, that results in rapid and continuous mixing, rapid and continuous mixing, continuous mixing, continuous mixing of fluid particles। ठीक है, रैपिड एंड कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, बिटवीन between different layers of fluid, between different layers of fluid। ठीक है, सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लेयर से दूसरे लेयर में फ्लूइड पार्टिकल का मिक्सिंग चल रहा है, कंटिन्यूअस मिक्सिंग चल रहा है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिक्सिंग देयर विल बी अ मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरी लेयर में मूव करेगा, इंटर करेगा, तो ऑब्वियसली बात है अपने साथ कुछ ना कुछ मोमेंटम कैरी करके लेकर जाएगा। ठीक है, इसी में हम आगे लिख लेते हैं दैट रिजल्ट्स इन,
that results in momentum transfer, ठीक है, and because of that there will be a fluctuation in flow parameters like pressure and velocity, ठीक है, ठीक है, there will be fluctuations, there will be fluctuation, there will be fluctuation, there will be fluctuation in velocity and pressure, ठीक है, वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि फ्लक्चुएशंस होगा इसमें, वेलोसिटी एंड प्रेशर में फ्लूइड पार्टिकल्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं रैंडमली डिसऑर्डर मैनर। तो क्या इस फ्लो को मैं अनस्टडी बोल सकता हूँ, है ना, इस फ्लो को मैं अनस्टडी बोल सकता हूँ। तो कभी भी आपसे अगर कोई एग्जांपल पूछा जाएगा अनस्टडी का, आप डायरेक्टली सिंपली बोल सकते हो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ अनस्टडी फ्लो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टडी फ्लो। क्योंकि अनस्टडी फ्लो में यही हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी सेम आपको दिखाई देगा, एग्जांपल ऑफ अनस्टडी फ्लो इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टडी फ्लो। तो रैंडम ऑर्डर में एकदम एकदम आपका डिसऑर्डर मैनर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कुछ इस तरीके से, इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो क्या है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो फ्लूइड मोशन हो रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड, ये लेट सपोज इधर ऐसे मैंने लेट सपोज एक ऐसा अज्यूम करा कि ये फ्लूइड लेयर है, तो यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि फ्लूइड पार्टिकल्स किधर भी रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रैंडम मोशन चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, एकदम ही रैंडम मोशन चल रहा है फ्लूइड पार्टिकल्स का। कोई एक फिक्स्ड पैटर्न में फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न में फ्लो नहीं हो रहा है। बट लेमिनार की हम बात करें तो वहां एक पर्टिकुलर फ्लूइड पैटर्न में ही आपका मोशन होता है। टर्बुलेंट में ऐसा नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नहीं है, वहां हमेशा आपको रैंडम मोशन दिखाई देगा, एक डिसऑर्डर मैनर में फ्लो दिखाई देगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन देयर विल बी फ्लक्चुएशंस इन वेलोसिटी एंड प्रेशर। एंड अगर यही जो फ्लक्चुएशंस हैं वेलोसिटी एंड प्रेशर के, इसी की वजह से हम इसको अनस्टडी फ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। Because of the fluctuation in velocity and pressure, we treat turbulent flow as a unsteady flow, ठीक है। तो अनस्टडी फ्लो की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करना इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज यहाँ पे आपका कोई एक सिंगल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हम अगर लैमिनार की बात करें तो यहाँ पे आपका एक सिंगल थ्योरी एप्लीकेबल होता है और उसी से हम पूरा लैमिनार फ्लो को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो विस्कस फ्लो का एनालिसिस करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू टर्बुलेंट। टर्बुलेंट में आप देखोगे अलग अलग कोरिलेशंस गिवन होते हैं, हर पर्टिकुलर फ्लो सिचुएशन के लिए अलग अलग कोरिलेशंस दिए, एंड कोरिलेशंस टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्वेशंस लेके कोरिलेशन डेवलप करना होता है फॉर अ पर्टिकुलर फ्लो सिचुएशन, ठीक है। लेट सपोज आप कोई एनालिसिस करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो उसमें आप जो रीडिंग्स लोगे उसके बेसिस पे आप एक कोरिलेशन डेवलप करोगे बिटवीन, कोरिलेशन बोलने का मतलब एक रिलेशन है बिटवीन द फ्लो पैरामीटर्स, एंड इट इज टोटली गवर्न्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। वो टोटली डिपेंडेंट होगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक सिंगल थ्योरी से मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, वहां पे भी रिलेशन मिलेगा आपको कुछ ना कुछ फ्लो पैरामीटर्स के बीच में, बट वो टोटली डिपेंडेंट होगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है। और वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई एक फिक्स रिलेशन नहीं होगा जो हर जगह वैलिड है, ठीक है, ये चीज। तो अच्छा, लैमिनार एंड टर्बुलेंट को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा लैमिनार आपका फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता है, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। लैमिनार फ्लो वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बट
फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये लिखना है, अगर मैं बोलूँ कि रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, तो आपको पता है ये कौन सा फ्लो होगा, लेमिनार, है ना। एंड अगर ये बोला जाए कि रेनॉल्ड नंबर आपका ग्रेटर देन 4000 है, तो इट इज टर्बुलेंट, इट इज टर्बुलेंट। एंड बिटवीन 2000 एंड 4000 ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन मे बी लेमिनार मे बी टर्बुलेंट, वी कैन नॉट से। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन हो गया, क्योंकि लेमिनार से टर्बुलेंट के बीच में कुछ ना कुछ एक ट्रांजिशन जोन होगा जहां पे वो बेसिकली कभी लेमिनार तो कभी टर्बुलेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे लेमिनार फ्लो वाले चैप्टर में, रेनॉल्ड्स नंबर का। ठीक है, ये चीज करेक्ट। चलो ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा बेसिकली फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये सब चीजें कवर हो गए। नेक्स्ट हमने कल शायद स्ट्रीमलाइन डिस्कस किया था, तो स्ट्रीमलाइन पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन पे न्यूमेरिकल आए इससे पहले भी, गेट मैकेनिकल सिविल दोनों में। ठीक है, एंड बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दी है। ठीक है, लेट सपोज आपको कोई एक वेलोसिटी वेक्टर दिया है, इट इज 2x³ आई कैप माइनस 6y², 6x² y इंटू जे कैप। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ streamline, determine the equation of streamline, determine the equation of streamline when it passes through, when it passes through point A 3,2, 3,2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, क्या इक्वेशन मिलेगी हमें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आई थिंक शायद आपको याद होगा, कल हमने डिस्कस किया था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली क्या करना है हमें, इसे इंटीग्रेट ही तो करना है। फटाफट बताओ क्या आएगा यहाँ पे रिलेशन, क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे। 2 क्या रिलेशन आएगा, सिंपली इंटीग्रेशन ही तो करना है हमें इसको। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है बेसिकली u, और ये चीज क्या दे रखी है आपको v। 54x³ y इक्वल्स टू 1। देखो dx डिवाइडेड बाय 2x³ dy माइनस 6x² y। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रही है, x³ इससे माइनस, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो रहा है।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया dx बाय x, और यहाँ क्या बचा dy बाय y। नाउ इंटीग्रेट अगर इसमें मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -3 ln x, ठीक है, प्लस प्लस इक्वल्स टू ln y प्लस ln c। कांस्टेंट आएगा, बट कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक में ले रहा हूं बिकॉज सारे टर्म्स मेरे लॉगरिथमिक में, ठीक है। लॉगरिथमिक लेने का मतलब क्या है, सिंपली लॉगरिथमिक लेने का पर्पस सिंपली इतना है क्योंकि सारे टर्म्स लॉगरिथमिक फंक्शंस में, तो उसको भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन में ले लिया, सिंपल। तो जब आप इसे फाइनली सॉल्व करते हो तो क्या होगा देखो, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ln x की पावर -3, क्योंकि जो भी बाहर होता है वो ln अंदर जो होगा उसकी पावर में आ जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा ln y इंटू सी, ठीक है। इसको अगर मैं फाइनली आगे सॉल्व करूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसे, x की पावर -3 इक्वल्स टू वाई इंटू सी। एंड इसको अगर मैं फाइनली लिखूं तो क्या होगा ये एक्स क्यूब वाई, x3y इक्वल्स टू सी। सी बेसिकली 1/c होगा, अनदर कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, लेट्स सपोज सी डैश लिख दिया मैंने, करेक्ट। x3y इक्वल्स टू सी डैश मैं लिख रहा हूं क्योंकि बेसिकली 1/c बनेगा ना, तो उसको मैंने एक अलग से कांस्टेंट मान लिया, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो फाइनली हमें जो पॉइंट गिवन था, हमें जो पॉइंट गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है 3,2। पॉइंट ए जो हमें गिवन है, लेट्स सपोज 3,2 गिवन है, ठीक है। आई थिंक पॉइंट ए 3,2, यस 3,2 हमें गिवन है। तो बस वही वैल्यूज हमें इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। हमारे पास क्या बना था यहाँ पे x3 इंटू वाई इक्वल्स टू सी डैश, ठीक है। तो 3,2, 3 का क्यूब इंटू 2, तो 327,254, इस सी डैश का वैल्यू 54 आया। तो फाइनली अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो क्या बनेगा मेरे पास फाइनल आंसर, x3 इंटू वाई इक्वल्स टू 54। हाँ, ये 1 कैसे आ गया, वो शायद आपने गलत लिख दिया है मेरे ख्याल से। ठीक है, करेक्ट। तो ये फाइनली आपके पास इक्वेशन आएगा कंप्लीट, ठीक है। अप्रोच तो क्लियर है ना, सिंपल। देखो आपके पास इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, दिस इज योर फॉर्मूला, ये हमने कल देखा था, ठीक है। इक्वेशन और स्ट्रीमलाइन में कुछ नहीं करना, यू भी आपको हमेशा वेलोसिटी वेक्टर दिया होगा या डायरेक्टली यू एंड वी का वैल्यू दिया होगा, उसके बेसिस में आपको क्या करना है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन का फॉर्मूला लगाना है। वहां से आप इसे इंटीग्रेट करोगे, कुछ ना कुछ एक पॉइंट आपको दिया होगा इनिशियल कंडीशंस, उसमें रख के आप फाइनली एक कंप्लीट इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर है, ये तो हो गया होगा सबसे, ठीक है। नेक्स्ट इसी पे एक दूसरा न्यूमेरिकल लिखा है, अगर ये हो गया तो नेक्स्ट एक दूसरा न्यूमेरिकल लिखना है, ठीक है। लेट्स सपोज वेलोसिटी वेक्टर, अगेन आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया है, दिस इज -y² -6x j, ठीक है। एंड पॉइंट आपको जो दिया है, द पॉइंट इज 1,1, ठीक है। सॉल्व करो से फटाफट, क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट आपको ये मैंने 1,1 -y² I एंड -6x। सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट बताओ क्या आएगा।
y क्यूब माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 8। देखो अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? देखो देखो चलो, dx बाई यू dy बाई वी, करेक्ट। माइनस वाई स्क्वायर दिया और माइनस 6x, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा क्या है, माइनस 6x, ठीक है ये चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका साइन तो ऑलरेडी माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका, देखो 6x dx और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। नाउ हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका वाई क्यूब बाई 3 प्लस ये कांस्टेंट, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया। अब कांस्टेंट निकालना है तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो हम इनिशियली दिया है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आप वन वन दोनों हमें पॉइंट दे रखे हैं, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 8.1,1। अगर आप 1,1 पे सॉल्व करते हो तो क्या दिखेगा, 6/2, ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस सी। तो यहां से सी का वैल्यू क्या होगा, देखो ठीक है, ठीक है, देखो 3 हो गया ये आपका, ठीक है, 3 - 1/3, है ना। 2 से काटा तो 3 हो जाएगा, 3 - 1/3 दैट इज सी का वैल्यू फाइनली हो जाएगा 8/3, है ना। सी का वैल्यू जो आएगा 8/3, करेक्ट। ये सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस, 6x² बाई 2 इक्वल्स टू y³ बाई 3 प्लस 8/3, ठीक है। 3x² इक्वल्स टू y³ प्लस 8/3, 9x² y³ प्लस 8, ठीक है। तो y³ माइनस 9x², इसको ऐसे लिख लेते हैं, 9x² माइनस y³ इक्वल्स टू 8, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो सिंपल है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो जैसा आपको दिया सिंपली इंटीग्रेशन करना है, टोटली मैथमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप देखोगे आगे हम जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे टोटली मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो सिंपली इंटीग्रेशन करना है, बाकी कांस्टेंट वैल्यू इनिशियल कंडीशन जो पॉइंट दिया है उसमें वैल्यू पुट करके आप फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन का, ठीक है। चलो क्लियर। नेक्स्ट इसमें आप हेडिंग लिखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो वो है आपका
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकंड वन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, थर्ड वन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, जो हम पूरे फ्लूइड फ्लो में, हम आगे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको डिस्कस करेंगे। ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में हमारे दोनों मोमेंटम डिस्कस करेंगे, लीनियर भी और एंगुलर मोमेंटम भी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे ये तीन इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो आपको पता है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है बेसिकली। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको दूसरे नाम से हम किससे नाम से बोलते हैं? कुछ और एक और नाम भी होगा कुछ, इसी का दूसरा फॉर्म क्या है? अरे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई इक्वेशन पढ़ी होगी आपने काइनेमेटिक्स में जो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास पे ऊपर डिराइव है। कंजर्वेशन ऑफ मास, एक इक्वेशन पढ़ी होगी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन ना। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अरे, फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हो? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या नाम है इक्वेशन का? बर्नौलीज इक्वेशन। अरे, सुना तो होगा नाम कि नहीं सुना? हाँ, यस एग्जैक्टली अनवर, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीज है। अभी हम काइनेमेटिक्स में जो डिस्कस करेंगे सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मास, बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायनेमिक्स में हम फिर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, आपकी बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, मोमेंटम लीनियर वाला भी और एंगुलर मोमेंटम भी, दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम सिंपली सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, करेक्ट। चलो देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलने का मतलब सिंपली क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल। ठीक है, ये हम बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
ठीक है, सिंपल, जैसे हम एनर्जी के लिए बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब ये चलो ठीक है, ये तो पॉइंट बेसिक सा पॉइंट है। देखो लेट सपोज आपका कोई कंट्रोल वॉल्यूम, हम एनालिसिस आइलर अप्रोच हम यूज कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की हम बात करते हैं, या कोई एक कंट्रोल वॉल्यूम हम ले सकते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो लेट सपोज हमने कोई कंट्रोल वॉल्यूम ले रहे हैं एनालिसिस के लिए। ठीक है, ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका कोई कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम बोलने का मतलब सिंपली है कि इस पर्टिकुलर रीजन में हम एनालिसिस कर रहे हैं और इसी को हम थ्रू आउट द एनालिसिस इसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसी को हम कंसिडर करने वाले हैं थ्रू आउट द एनालिसिस। अब लेट सपोज यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे एंटर हो रहा है मास फ्लो रेट m.1, या बेटर इसको m.in लिख लेता हूँ, जो मास फ्लो रेट एंटर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम मास फ्लो रेट विच इज आउट, जो यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, मास फ्लो रेट विच इज एंटरिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम एंड मास फ्लो रेट विच इज एग्जिटिंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम, विच इज कमिंग आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, इस तरीके से। ठीक है, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास हम एक चीज यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। देखो वो ये है कि जो मास फ्लो रेट होगा जो कि एंटर कर रहा है विच इज कमिंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, माइनस मास फ्लो रेट विच इज कमिंग आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? चेंज इन द मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, चेंज इन द मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। करेक्ट, ये बात ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि ये किस बेसिस पे हम लिख रहे हैं इस पॉइंट को, कि जितना मास बेसिकली एंटर करा और जितना एग्जिट करा दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिकली क्या होगा? चेंज इन द मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब लेट सपोज आपका एग्जैक्ट 5 एंटर करा और 5 लीव करा, तो कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज कितना आया होगा? जीरो। कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज कितना है? जीरो। क्लियर? बट अब एक चीज देखो, एक चीज देखना, लेट सपोज आपका 5 एंटर कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पे आपका वैल्यू 5 एंटर करा है, ठीक है, और एग्जिट 3 करा। इट मींस व्हाट? द चेंज इन द मास फ्लो रेट इन द मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज 2। ऑब्वियस सी बात है ना, चेंज इन द मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज 2। मतलब इनिशियली आपका मास फ्लो रेट इन द कंट्रोल वॉल्यूम लेट सपोज 1 है, एंड इसको मैं इनिशियल लिख लेता हूँ एंड फाइनल लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू 2 है। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इनिशियली कितना था, फाइनल कितना है, उसका वैल्यू 2 है। ये बात समझ में आई? इनिशियली कितना है, फाइनल कितना है, उन दोनों का डिफरेंस बेसिकली आपका 2 हो गया। तो चेंज लिख रहे हो तो वैसे समय फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज ये 2 वैल्यू है ना, तो मास फाइनल माइनस इनिशियल, इसका वैल्यू हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम हमेशा डिफाइन करेंगे। तो चेंज इन द मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम वो क्या हो गया? 2। अगर आपका इन एंटर जो करा है वो 5 है और जो एग्जिट करा है वो 3 है, तो बचा 2 कहाँ है? बचा 2 कहाँ गया? कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज जो हुआ है वो आपका 2 है। अब लेट सपोज आपका इनिशियली कंट्रोल वॉल्यूम क्या था? खाली था, एम्प्टी था। तो फाइनल मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो ये है हमारा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास है कि भाई जितना आप एंटर करा रहे हो, जितना आप एंटर करा रहे हो बेसिकली, और जितना एग्जिट हो रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिकली चेंज होगा मास फ्लो ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, मास फ्लो ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक, करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, दिस वन, कि ये क्या है हमारे पास? सबसे पहले बात ये क्या है? एम डॉट इन मास फ्लो रेट कमिंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, मास फ्लो रेट
entering inside control volume, inside the control volume CV, ठीक है. mass flow rate, mass flow rate coming out of the control volume, coming out of the control volume, ठीक है. करेक्ट. और ये जो डेल्टा एमसीवी है ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास फ्लो रेट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है. करेक्ट. ये बात क्लियर है कि मास फ्लो रेट जितना अंदर एंटर कर रहा है और जितना बाहर एग्जिट कर रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कंट्रोल वॉल्यूम के चेंज में आएगा. कंट्रोल वॉल्यूम का जो चेंज होगा उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस, इन और आउट का जो डिफरेंस है वो हमेशा चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम मास, ठीक है. अब अगर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, अब अगर स्टडी फ्लो और स्टडी फ्लो और स्टडी फ्लो बोलने का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही है, जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है सिंपली. तो फॉर स्टडी फ्लो हम एक पॉइंट बोल सकते हैं कि फॉर स्टडी फ्लो mass flow rate which is entering into the control volume equals to mass flow rate which is coming out of the control volume, ठीक है. ये चीज, ठीक. तो फॉर स्टडी फ्लो मास फ्लो रेट विच इज कमिंग इनसाइड एंड आउटसाइड इज टोटली इक्वल, ठीक है. ये चीज. तो यहीं से बेसिकली हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जस्ट क्या है, आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. हम अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. ये क्या है, जस्ट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. इसको हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. तो मास फ्लो रेट इन एंड आउट आपका इक्वल है, इन एंड आउट इक्वल. तो मास फ्लो रेट इन जनरल में कैसा लिख सकता हूँ, m dot can be written as density into volume, volume will be what, area into velocity, area into velocity, ठीक है. kg पर सेकंड बेसिकली इसका यूनिट होगा, ठीक है. ये चीज. तो इन एंड आउट आपका इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, लेट सपोज m dot 1, ठीक है. लेट सपोज m dot 1 इक्वल्स टू m dot 2, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो 1 एरिया A1 V1 इक्वल्स टू डेंसिटी रो 2 एरिया A2 V2, करेक्ट. ये चीज. अब लेट सपोज आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, लेट सपोज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है. फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, इज इनकम्प्रेसिबल. तो मतलब क्या है, डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है. तो मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट. तो फिर मैं यहां से डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूँ कि एरिया इंटू वेलोसिटी A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2,
ठीक है, ये चीज। ठीक है, मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कब है ये रिलेशन कब वैलिड है? पहली बात कि आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, तभी हम ये चीज बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और साथ साथ क्या होगा कि जितना एग्जैक्टली इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। ठीक है, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ये चीज यहाँ से क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां भी एरिया आपका क्या हो रहा होगा, कन्वर्ज हो रहा होगा, जब कन्वर्जिंग पोर्शन होगा तो वहां वेलोसिटी क्यों बढ़ती है? बिकॉज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। करेक्ट? ठीक, तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको। ठीक, तो ये फाइनली हमारा जो रिलेशन आता है, आइदर ये रिलेशन यूज करोगे या फिर एरिया A1 V1 वाला। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है कि कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ये चीज। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली क्या हो रहा है कि जितना एंटर करा और जितना एग्जिट करा, दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कंट्रोल वॉल्यूम के चेंज में आएगा। कंट्रोल वॉल्यूम में कितना चेंज, वो हमेशा क्या होगा, इन माइनस आउट। देखो, सिस्टम है आपका, कुछ इन हुआ और कुछ आउट हुआ। अब इन और आउट में डिफरेंस है तो वो कहाँ शो होगा? कंट्रोल वॉल्यूम के में तो चेंज में शो होगा। ठीक है, कुछ इन हुआ सिस्टम में और कुछ आउट हुआ, अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो कंट्रोल वॉल्यूम में ही आपको चीजें दिखाई देंगी ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम बोलने का मतलब सिंपली है कि पर्टिकुलर रीजन आपने सेलेक्ट किया है एनालिसिस के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन को हम कंट्रोल वॉल्यूम, रीजन बोलो या वॉल्यूम बोलो, तो कंट्रोल बोलने का मतलब है हम उस पे कंट्रोल, हमारा एनालिसिस उस पर्टिकुलर पोर्शन पे फिक्स्ड है, इसलिए हम उसको कंट्रोल वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो वो रीजन, वो वॉल्यूम फिक्स्ड है फॉर आवर एनालिसिस, इसलिए कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, चलो, तो यहां तक चीजें क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ना एक छोटा सा एक वो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो हम कल देख लेंगे। छोटा सा, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस एग्जांपल उसका फंडामेंटल हम समझ लेंगे कैसे आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है। ठीक है, बस उसके बाद आपका यहाँ पे वो चीज, इसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन। हाँ, उससे थोड़ा सा पहले एक रोटेशनल वाला है, वोर्टिसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, वो चीज हमें लिखना है। ठीक है, देन फिर हमारा ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स कल या फिर मे बी नेक्स्ट डे उसके कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेशन रखेंगे फॉर द काइनेमेटिक्स चैप्टर। ठीक है, तो आज इसको ये एंड करते हैं, कल बाकी कल से हम क्लास अपना 2 बजे से ही रखेंगे। ठीक है, कल से हम अपनी क्लास 2 बजे से ही रखेंगे। ठीक है, फाइनल बाकी उसके रिगार्डिंग ग्रुप में या ऐप में मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, बट कल से हम 2 बजे से ही रखेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर 2 बजे। ठीक है, दिन में। ठीक है, ओके ओके।